नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, सेशल्स का दौरा आबादी के लिहाज से भले ही वो छोटा देश है, जैसा कि यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि इतना पिद्दा सा देश, वहाँ मोदी जी जाकर के सम्मानित हो रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। पता नहीं इनको कब देश पर और प्रधानमंत्री पर गर्व होना शुरू होगा। लेकिन जैसा मेरे पिछले प्रोग्राम में भी आदित्य जी ने कहा था कि बात ये नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, बात ये है कि लोकेशन क्या है किसी देश की और वो भारत के लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। तो सेशल्स का दौरा, फिर जापान की प्रधानमंत्री का नई दिल्ली प्रवास, 3-4 दिन की उनकी यात्रा, और अब प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का दौरा। कितने अहम हैं ये और इनका कुल मिलाकर के हेतु क्या है? क्या कर रहा है भारत इस समय? ज़रा ये समझने के लिए आदित्य सत्संगी जी के पास ही चलते हैं, अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आदित्य जी, अब इंडोनेशिया, वो सेकेंडरी बात है कि इंडोनेशिया ने भी अब अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान उनको दिया है और जैसे ही वो उनके एयर स्पेस में दाखिल हुए थे, तो उनके लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया था उनके जहाज को। राष्ट्रपति खुद उनकी अगवानी करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो गर्मजोशी देखने को मिलती है। अपने संबोधन में वहाँ के राष्ट्रपति का ये कहना कि जब मैंने अपना डीएनए चेक कराया, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरा डीएनए भारतीय है। ये चीज़ें हमारे यहाँ के विपक्ष को कभी शर्मसार करेंगी कि नहीं करेंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने मूल पॉइंट पर आता हूँ। सेशल्स की यात्रा, जापान की प्रधानमंत्री की यात्रा और अब इंडोनेशिया। क्या है कुल मिलाकर के हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी पूरी भारतीय टीम का? देखिए, प्रधानमंत्री 2016 से बोल रहे हैं, 5 लेक्चर्स दिए उन्होंने, 1000 ईयर्स बैकबोन। तो सिर्फ भारत 2047 नहीं देख रहा है, 1000 साल की देख रहा है, और ऐसे ही सोचना चाहिए। क्योंकि भारत है तो भारत कोई ऐसा तो नहीं है कि आज बना कोई देश है। भारत का कोई फाउंडिंग फादर नहीं है। भारत के फाउंडिंग फादर है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही है फाउंडिंग फादर भारत के। तो भारत, और देखिए इंडोनेशिया जो है, वहाँ पे ओरिजिन, अब देखिए उस समय के हिंदू जो रामायण काल में भी थे, बाली के हिंदू, कोई भारत से तो गए नहीं, वहीं पे रहते। तो इंडोनेशिया तो एक तरीके से भारतीय हमेशा रहा है। इंडो चाइना, जो डच बुलाते थे उसको, देखो ये आज से नहीं है। और आपने बड़ी अच्छी भूमिका बांधी सेशल्स के साथ। स्लोवाकिया भी ऐड कर दीजिए इसके अंदर। स्लोवाकिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कड़ी है। फिर उसके बाद स्वीडन, फिर आप यूरोप के अदर कंट्रीज ऐड करिए, फिर आप मिडिल वेस्ट एशिया की कंट्रीज ऐड करिए, फिर जापान के प्रधानमंत्री का भारत आना। तो ये सब दिखाता है कि भारत जो है उन सब छोटे छोटे देशों से दोस्ती भी कर रहा है और अपने आप को वापस रीएस्टेब्लिश कर रहा है एज ए रिलायबल पार्टनर। युद्ध तो किसी और से है, युद्ध तो किसी और से है, लेकिन अब जब चेस के मूव्स खेलते हैं तो कहीं पे आप प्यादे को चलाते हैं, कहीं पे घोड़े को रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है उसके अंदर घोड़ा, और दूसरा होता है मंत्री। जो 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 हम तो भारतीय चेस की बात कर रहे हैं, घोड़ा और मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ये घोड़े की चाल है, अब ढाई चली है कहीं पर, अब कौन सा ढाई चाल है उसको देखना पड़ेगा। तो आप लोग बड़े बुद्धिमान है आपके दर्शक। तो देखिए क्या है कि सेशल्स से भारत ने दक्षिणी भारतीय समुद्र को कंट्रोल किया, और वहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हर जगह भारत मिलिट्री की बात कर रहा है। जैसे हमारे चाणक्य नीति, चाणक्य ऋषि बोलते हैं पहले सेना, नारद भी बोलते हैं पहले सेना, बाद में इकोनॉमिक्स।
तो पहले आप इकोनॉमिक्स करेंगे तो लुटेरे लूट के चले जाएंगे, वो तो अंग्रेजों की पुरानी आदत है। जब सेना को खड़ा करते हैं पहले, तो आप पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे दुनिया में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप हर जगह वहां पे उस तरह के वेपन्स दे रहे हैं जो उन देशों को और सशक्त बनाता है। देखिए बिल्कुल। यूरोपियन प्लान क्या था, लोगों से शस्त्र छीन लो ताकि दे विल बी द प्रोवाइडर्स। अब तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रही नहीं। भारत का प्लान क्या है कि भारत भी बोलता है कि आप स्वयं सशक्त बनो, हम आपको वो सब देंगे जो आपको सशक्त बनाता है। आप देखिएगा थोड़े दिनों में, और मैं प्रेडिक्शन वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस विल बी वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स ऑफ दिस सेंचुरी। वो नेचुरली स्टेल्थ है। ब्रह्मोस तो शुरुआत है, अटैक्स, फिर उसके बाद आपके वॉस ऐप, जो जो भारत के वेपन सिस्टम्स हैं, भारत की मिसाइल्स हैं, ये सब लोग यूज करेंगे। और कहीं ना कहीं ये मिसाइल्स यूज होने वाली है उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने इन देशों को कॉलोनाइज किया है, इंक्लूडिंग चाइना, मैनी पार्ट्स ऑफ चाइना। तो इसको आप हर स्टेप को आप बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से लीजिए मेरे हिसाब से, कि इन एक स्टोरी बन रही है कि आई विल कैप्चर ऑल द मिडिल स्पॉट्स व्हाइल एमिंग एट द बिग स्पॉट्स। ये स्ट्रेटेजी है। जब आप ब्रह्मोस की बात कर रहे थे तो मैं देख रहा हूं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच करार क्या हुए हैं। तो ईवीएम, यूपीआई और ब्रह्मोस मिसाइल पर करार हुए हैं, ये हाईलाइट है। विशेष ईवीएम विकसित करने में सहयोग करेगा भारत। ईवीएम को लेकर के हमारे यहाँ बड़े तमाशे हो चुके हैं। इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत होगा भारत का यूपीआई। भारत से अस्त्र मिसाइलों का आयात करेगा इंडोनेशिया, और ब्रह्मोस के भंडार का विस्तार कर रहा है इंडोनेशिया। भारत बैटरी मुहैया कराएगा। तो आप अस्त्र शस्त्र से लेकर के जो भुगतान प्रणाली है उस तक में सहयोग करने जा रहे हैं, और इंडोनेशिया ने इन सब पर दिलचस्पी दिखाई है। हमारे यहाँ तो शुरू में पी चिदम्बरम, जो कभी वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह के, वो संसद में खड़े होकर के पूछ रहे थे कि साहब यूपीआई की बात कर रहे हैं, एक सब्जी वाला, एक पान वाला, एक सिगरेट वाला, ये कहाँ से जो है, जब इनके पास नेट ही नहीं होगा, इतना विस्तार ही नहीं हो पाएगा, तो ये कैसे जो है वो डिजिटली भुगतान प्राप्त करेंगे, और कैसे आप उनको। आज देखिए हमारे यहाँ जो सब्जी बेचने वाला आता है कॉलोनी में, उसके ठेले पर भी क्यूआर कोड लगा हुआ है। आदित्य जी, बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत की यात्रा पर होते हैं तो यूपीआई में जरूर दिलचस्पी दिखाते हैं। तो इन लोग कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ सत्ता में रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे हैं। वो इस तरह की बातें संसद में कर रहे थे। आज आप देखिए कितने देश यूपीआई में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और अगेन जो अभी आपने कहा था, ब्रह्मोस की चर्चा आपने की, ब्रह्मोस के प्रति ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आसक्ति बढ़ी है, दिलचस्पी बढ़ी है, जिज्ञासा बढ़ी है, और एक ललक दिखाई दे रही है। हर देश चाहता है कि ब्रह्मोस उनके पास भी हो। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत रशिया को भी बेच रहा है ब्रह्मोस, बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट अदर कंट्रीज। एक्चुअली आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर बोले हैं। देखिए क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया, सैन्य शक्ति से ही आर्थिक शक्ति बनती है, और आर्थिक शक्ति से सैन्य शक्ति को मतलब बोलते हैं, अर्थ से धर्म की सेवा होती है, धर्म से अर्थ की सेवा होती है। सेम जो पॉलिटिक्स में भी सैन्य शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मलाक्का स्ट्रेट अभी थोड़े दिनों पहले चाइनीज ने थ्रेटन किया था कुछ। विक्टर गाओ इज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, सीरियसली उसको लेना चाहिए, कि ऐसा नहीं लेना चाहिए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। जोश में उसने कुछ बोल दिया कि हम पानी बंद कर देंगे, है ना। अब पाकिस्तान, चाइना की जो लाइफ लाइन है वो है मलाक्का स्ट्रीट, सबंग पोर्ट पे। ये सबसे ज्यादा सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के लिए है।
देखिए अंडमान निकोबार तो ग्रेट पोर्ट बन रहा है, लेकिन भारत अगर उसको भी को डेवलप कर देगा सबंग को, तो दे बोथ विल सर्व एज सिस्टर पोर्ट्स 100 किलोमीटर अपार्ट ओनली। अब देखिए उसके बाद मतलब चीन का इस साइड से भी कंट्रोल, अब भारत का और उस साइड से भी कंट्रोल। तो नॉर्थ में आपका अंडमान निकोबार आ गया, साउथ में आपका सबंग पोर्ट आ गया, फुल प्रूफ हो गया। तो कहीं चाइना की ऐसी प्लान हो कि वो भारत को ट्रबल करे पाकिस्तान के थ्रू, बट यहाँ पे तो फिर टोटल मलाक्का स्ट्रेट भारत के हाथ में। मलाक्का स्ट्रेट पे अमेरिका के भी चांस थे, अमेरिका चाहता था कि मलाक्का स्ट्रेट पे इंडोनेशिया एक्ट करे, है ना। अब भारत ने उसको दो प्रीएम्प्ट किए, एक तो उन्होंने सबंग पोर्ट भी लिया, प्लस उन्होंने वो सारे वेपन्स दिए कि देखिए इंडोनेशिया के जो प्लेन्स हैं अस्त्रा मिसाइल सभी चलेंगे जब भारतीय सॉफ्टवेयर लगा होगा। मिसाइल्स को ऐसे ही नहीं चलती आपने बटन दबाया मिसाइल उड़ गई। मिसाइल के लिए टारगेटिंग होता है, जीपीएस पोजीशनिंग होती है, उसका एक कंसोल होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जो इंडोनेशिया के प्लेन्स हैं वो सारे सर्विस भारत में होते हैं। अभी भारतीय एयरफोर्स ने 97% सर्विसेबल रेट किया है अब तक। 97% स्पेयर पार्ट्स इंडिजिनस है भारतीय प्लेन्स में, इंडियन एयरफोर्स ने किया है। सो नाउ एनीवन हु इज यूजिंग सुखोई 30, मिग 29 वो भारतीय आएगा, और भारत के पार्ट्स आर बेटर क्वालिटी देन इवन रशियन पार्ट्स नाउ। तो ये सब भी एडिशनल है, बिकॉज अस्त्रा मिसाइल आप लगा के क्या करेंगे अगर उसका सिस्टम नहीं होगा आपके पास। तो देयर इज अ होल इकोसिस्टम इन विच भारत इज वर्किंग। प्लस इंडोनेशिया में रेयर अर्थ और गोल्ड बहुत है, अभी से नहीं है, रामायण कालीन, रामायण में भी लिखा हुआ है कि वहां पे सुवर्ण द्वीप नाम था सुमात्रा का पहले, तो सुवर्ण द्वीप से भी सोना आता था पहले, तो दैट इज ऑल्सो इन कंट्रोल। तीसरा ये है कि एक तरीके से भारत अमेरिका को बोल रहा है कि आप पैसिफिक में रहो, इस तरफ मत आओ, मतलब इंडोनेशिया के वेस्ट में नहीं आना है। एक तरीके से ये मैसेज है, क्योंकि जेडी वांस का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, हमने इंडोनेशिया के साथ डील साइन किया है, ये प्रेसिडेंट गए थे जब, कि अब अमेरिकन फ्लाइट्स को परमिशन लेनी पड़ेगी इंडोनेशिया से। ये भूल गए कि इंडोनेशिया का डीएनए हमारा डीएनए है, उनका राष्ट्रपति बोल रहा है ना, सही। वो डीएनए हमारा डीएनए, वो हमारे लोग हैं, मलेशिया के लोग भी हमारे लोग हैं। धर्म परिवर्तन हो गया लेकिन अब क्या करेंगे, अभी वो तो शायद वापस भी आएगा, जिस तरह इंडोनेशिया की महारानी खुद ही बोल रही है कि हमको वापस आना है, तो इवेंचुअली तो होगा, बट एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट तो शुरू हो गया है। और पाकिस्तान की बदमाशी क्या है, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना टूल बन चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड का करप्शन की वजह से, इंडिया कैन नेवर ट्रस्ट दैट कंट्री। तो इंडिया को वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। इंडिया के लिए लाइफ लाइन हो तो एक्चुअली हॉर्मुज स्ट्रेट है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत बदलेगा लोकल रिफाइनिंग से भी। आदित्य जी, मैं उनकी यात्रा का डिटेल पढ़ रहा था, एक जगह जाकर के मेरी सुई रुकी है। ये भारत और इंडोनेशिया संयुक्त रूप से सबांग बंदरगाह है कोई इनका, उसका मिलकर के विकास करने वाले हैं, जो इंडोनेशिया का है। और ये मलक्का स्ट्रेट से करीब करीब बिल्कुल करीब बताया है। और जो हमारी योजना है ये ग्रेट निकोबार बंदरगाह वहां से मात्र 100 किलोमीटर की 100 मील की दूरी पर है, 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर समझ लीजिए। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। मैंने वही बताया ना आपको, नॉर्थ में आपका निकोबार पोर्ट, साउथ में आपका साउथ ईस्ट में आपका सबंग पोर्ट, तो वहां से इंडोनेशिया पैसा कमाएगा, यहाँ से हम पैसा कमाएंगे, समझे आप। और जॉइंट डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे भारतीय शिप्स भी पार्क होंगे, कि इंडोनेशियन नेवी के पास क्षमता नहीं है चीन को हैंडल करने की, वो लोग नहीं कर सकते, भारतीय फोर्सेस हैंडल कर सकते हैं चीन को। सो भारतीय फोर्सेस आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट नेट सिक्योरिटी। अब सोचिए नॉर्थ से इंडोनेशिया सिक्योर हो गया। इंडोनेशिया इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, इंडोनेशिया यहाँ से शुरू होता है, जाता है ऑल द वे नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया की तरफ जाता है। सो और इट्स ए लार्ज आइलैंड, और बीच में आता है यव द्वीप,
जिसको आप जावा बोलते हैं, और बाली भी आता है वहाँ पे। तो दीज आर ऑल काफ़ी, आपको दर्शकों को शायद मालूम ना हो, एक जयपुर इंडोनेशिया में भी है, पुराना जयपुर। सो अच्छा। वो, हाँ, वो पापुआ न्यू गिनिया में है, नॉर्दर्न साइड ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। तो इंडोनेशिया इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिएगा कि एक तो मलाक्का स्ट्रेट है, एक है सिंगापुर के नीचे से एक स्ट्रेट जाता है जो कि चाइनीज यूज करते हैं कभी कभी। अब थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि मलेशिया के साथ भी ऐसी डील तो साइन होने वाली है। आप देखेंगे, क्योंकि वो नेचुरल है। भारत ने इसको लॉक किया, तो ऑन द इंडियन ओशन माउथ नाउ दिस इज कवर्ड। अब कवर करना है भारत को साउथ चाइना सी के माउथ पे, जहाँ पे फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है। तो चीन जो गेम खेल रहा था भारत के साथ, कभी श्रीलंका में, कभी मालदीव्स में, कभी पाकिस्तान में, अभी चाबार पोर्ट के ऊपर दे वांट टू बिल्ड समथिंग विद ग्वादर पोर्ट, वो सारे प्लान चौपट हो गए। इसे चेकमेट है। आप उधर एक्ट करोगे तो इधर हम बंद करेंगे, आपकी लाइफलाइन बंद, चीन बंद हो जाएगा एक हफ्ते में। सो ये सब जरूरी होते हैं, बिकॉज अगर इंडिया को इकोनॉमी खोलनी है तो ये सब जरूरी है। और भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करना है, दे हैव टू डू इट के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये यहाँ पे ताकत दिखा रहा है भारत एक तरीके से। एक तीर से दो निशाने, चीन और अमेरिका दोनों पर मुश्कें कसी जा रही हैं। टोटली मलाक्का स्ट्रेट इज अ लाइफलाइन फॉर अमेरिका, लाइफलाइन। तो मलाक्का स्ट्रेट पे अगर इंडोनेशिया और भारत का कंट्रोल है, नेचुरल कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल है। वहाँ पे कुक्स आइलैंड्स भी, उसको फॉरगेट मत करिए, वहीं पे कुक्स आइलैंड्स है। आप देखिए स्ट्रेटेजी का मूव देखिए। पहले भारत ने म्यांमार के साथ नो एग्रेशन पैक्ट किया, कि भारत ने बोला आपकी जमीन हमारे इधर यूज नहीं होगी हमारे विरुद्ध, मतलब कुक आइलैंड्स भी यूज नहीं होगा। हु इज गोइंग टू एंश्योर दैट? माने म्यांमार गवर्नमेंट। उसको सपोर्ट कौन देगा? भारत देगा। तो देर आर मल्टीपल, सबको आप लिंक करेंगे तो दिखेगा। आई थिंक इन फ्यूचर ऐसा भी दिखेगा आपको, टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न साइड ऑफ म्यांमार there will be agreement between India and Myanmar to establish forward colonies or industrial parks in the North Myanmar. वो देखेंगे, मुझे उसी दिशा में दिख रहा है। अगर वहाँ पे आपको NSCN का रेबल्स को ख़त्म करना है, या रोहिंग्या मिलिटेंट्स को, वो जो उनका जो काम है ख़त्म करना है, तो वो होगा। तो बांग्लादेश इशू भी वहाँ से कंट्रोल में आता है। फिर उसके साउथ में कुक आइलैंड्स का जो चाइनीज़ बेस है वो भी कंट्रोल में आता है, सबंग आइलैंड से। और इंडोनेशिया से तो, निकोबार से तो ऑलरेडी कंट्रोल में है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। आप देखते हैं साइन हो रहा है, एक्सप्लोर भी नहीं हो रहा है, ये तो दिख रहा है आपको, हो रहा है। आदित्य जी, मैं ये देख रहा था कि इंडोनेशिया से पहले प्रधानमंत्री को कहाँ-कहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। देखिए, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, आप तो खैर फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, भूटान, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना, कुवैत, मॉरिशस, बारबाडोस, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्राज़ील, नामीबिया, ओमान, इज़राइल, स्लोवाकिया, नॉर्वे, स्वीडन, इथियोपिया, श्रीलंका और पलाऊ गणराज्य, और अब ये 34वां देश है इंडोनेशिया। इस मौके पर जो एक महत्वपूर्ण बात कही वहां के राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा कि मैंने आपके राजनीतिक सफर को फॉलो किया है और आपकी कई योजनाओं की नकल भी करता हूं। अगर वही योजनाएं करोड़ों लोगों के लिए सफल रही हैं, जिनकी चुनौतियां हमारी तरह ही हैं, तो उन्हें अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हंसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो योजनाएं हैं उन पर कोई कॉपीराइट नहीं है मोदी जी, इसलिए हम उनका यूज कर रहे हैं। ये तो भारतीय पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि अगर इंडोनेशिया, जो पहले भारत का पार्ट माना जाता था, वो कॉपी कर रहा है,
तो ये पॉलिसीज में अपोज क्यों करते हैं भारतीय पॉलिटिशियंस? मैं तो आग्रह करूंगा कि अमेरिका भी कॉपी करे कुछ, क्योंकि कॉपीराइट नहीं है ना, तो बेफालतू के कॉपीराइट डालने से अच्छा है अच्छी चीजें कॉपी करना चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, आपने शुरू में मेंशन किया था, इलेक्शन इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के साथ भी इलेक्शन में वही प्रॉब्लम है जो पहले भारत में होती थी, पेपर बैलेट में। आज उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया का विश्वसनीयता बहुत कम हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नोन टू कंडक्ट द मोस्ट इम्पार्शियल इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि लोगों को शायद पता भी होगा, और किसी को पता नहीं है तो लोकल लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑल रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। और ये अमेरिका में भी नहीं होता, ये यूरोप में भी नहीं होता, ये कहीं पर भी नहीं होता एक्सेप्ट भारत। तो नाउ इंडोनेशिया का एंडोर्समेंट आने के बाद मुझे लगता है कि इसी का फॉरेन ब्रांच भी कुछ खोलना पड़ेगा जो लोगों को एडवाइस करे इलेक्शंस में, क्योंकि द हाउ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेंचमार्क फॉर लोकतंत्र, फॉर डेमोक्रेसी बाय द वे। तो इसलिए ये दिस इज आई थिंक वाज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया के लिए भी, भारत के लिए भी, क्योंकि इंडोनेशिया में करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन। इनफैक्ट जो करंट प्रेसिडेंट है वहाँ पे, जो भारत का इतना स्वागत कर रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा एक्यूज किया जाता है करप्शन के लिए, इनके इलेक्शन विक्ट्री के लिए। और यहाँ तक कि इनका एक हॉट माइक भी बाहर रिलीज हो गया था जब ये एरिक ट्रम्प को रिक्वेस्ट कर रहे थे मीटिंग के लिए, बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में दोहा में। तो इसके बाद से उनके ये जो मूव्स हैं, इट विल एंश्योर कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ते ऑन धार्मिक ग्राउंड्स और पॉलिटिकल ग्राउंड्स सुदृढ़ होंगे, क्योंकि वहाँ का एक बड़ा जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो सनातन धर्म फॉलो करता है। सो दोनों साइड से मजबूत होंगे। प्लस भारत का पंबन मंदिर को मेंटेन करना, जो मंदिर वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं भारत, वो शिव जी का मंदिर है। जैसे कि आपका कंबोडिया में विष्णु का मंदिर है, अंकोर वाट, वैसे ही योगात्रय करके जो मंदिर है पंबन, वो शिव जी का मंदिर है। बहुत ही पुरातन मंदिर है, 1500 साल पुराना, 1500 साल पुराना, और शायद उससे भी पुराना हो ये। तो ASI इज ऑल्सो गोइंग देयर। तो मेरा आग्रह होगा कि ASI एटलीस्ट फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पूजा शुरुआत कराए, ऐसा मत करे कि रिपेयर करके म्यूजियम बना दे उसको। दैट इज अ बिग अचीवमेंट ऑल्सो फॉर मोदी गवर्नमेंट। मुझे मोदी जी के ट्रिप का ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, वो कल्चरल एलिमेंट, फाइनेंशियल एलिमेंट, डिफेंस एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं। बिल्कुल। ये मुझे अच्छा, ये किसी भी और प्रधानमंत्री में नहीं किया है। अगर भारत सिर्फ हिंदुओं की बात करे दुनिया में, यू विल गेट मोर ऑडियंस, क्योंकि अब ऐसा लगता है पूरे विश्व में कि एक सनातन धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, एंड भारत इज द कस्टोडियन ऑफ दैट थिंग। जैसे भारत बुद्ध का भी कस्टोडियन है, सनातन धर्म का भी कस्टोडियन है, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट। तो आई थिंक अभी जो मोदी जी कर रहे हैं, तीनों को कंबाइन करना इज ए वेरी यूनिक आइडिया। सही है। आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत यहाँ कर तो भी रहा है, ऐसा कर भी रहा है, आप देख ही रहे हैं, कर रहा है। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए या विदेश मंत्री आए, वो तो ताजमहल के सामने बैठ करके फोटो खिंचवा करके खुश होते हैं। अयोध्या की तरफ तो कोई अभी जाना शुरू हुआ नहीं है। देखिए अभी प्रधानमंत्री, जो अगला राष्ट्रपति आएगा ना, जो भी अमेरिका का बनेगा, मुझे लगता है तिलक लगा के आने वाला है और धोती कुर्ता पहन के आएगा, है ना। ताजमहल के दिन गए तो द रीजन क्या बता रहा हूँ कि देखिए क्या है, अमेरिका का एक मंत्र है, सब लोग याद रखना चाहिए, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, वो मंत्र है। तो इसलिए अब जब जिस तरह भारत तो 2047 का मोदी जी का प्लान है, मुझे लगता है उसके पहले अचीव करेंगे, लेकिन द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन इंडिया एंड USA ऑन ए परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस बहुत कम होने वाला है, उसके बाद सब कुछ बदलेगा। देखिए, लोगों का विचार तो बदल रहा है। एलन मस्क के पिताजी तो महाकुंभ में होकर के गए थे। करेक्ट। एलॉन मस्क ने स्वयं बोला है,
एक स्टेटमेंट आ रहा है कि अब मैं यूनिवर्स जब स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे महादेव का डमरू दिख रहा है। पैराफ्रेज किया है मैंने स्टेटमेंट, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, बट साउंड मैं उसे बोल रहा हूँ। अभी तो तांडव करते हुए भी देखेंगे महादेव को। तो मुझे दिखाएंगे मनुष्य में तांडव कैसे होता है। देखिए, भारत की समस्या सबसे बड़ी है कांग्रेस पार्टी, कोई और नहीं। भारत का मेन अपोजिशन तो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल को तो हम पीट पाट के ठीक कर देंगे। सही है। तो अब उस इंटरनल को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सटर्नल की पिटाई करनी पड़ेगी। तो बेचारे इंटरनल्स की वजह से बाहर के लोगों की पिटाई होने वाली है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण इश्यू पर चर्चा करने के लिए, उसकी बारीकियां समझाने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। आदित्य सत्संगी जी के चैनल का नाम है सत्तोलॉजी, तो आप उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।